हेलो एवरीवन, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नए मुद्दे पे चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यकों का निर्धारण यह कैसे होता है, इसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हाल ही में यह सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट 2004 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले यूपीएससी मेंस में भी ये काफी अहम भूमिका निभाएगा। तो अल्पसंख्यक हम देखते हैं कि काफी चर्चा में रहता है हर स्टेट में अलग अलग मुद्दों को लेके। तो आइए हम इसे सविस्तर से देखते हैं कि क्या मुद्दा है यह, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब माना है, क्यों इसे सरकार से जवाब मांगा है। फ्रेंड्स, याचिका में यह तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही अल्पसंख्यकों की पहचान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह राष्ट्रीय स्तर पे ही अल्पसंख्यकों की पहचान करता है, यह राज्य स्तर पे इसकी पहचान नहीं करता। इसलिए यह अधिनियम अल्पसंख्यकों के उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। जो भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसका यह हनन करता है। इस वजह से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, और अभी फिलहाल इस पे सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन देगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं क्या है ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसकी संरचना क्या होती है? इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इस आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी, और यह अर्ध न्यायिक आयोग है। इसमें न्यायिक सिविल शक्तियां प्राप्त होती है इसे, जैसे सिविल जज को जो शक्तियां प्राप्त होती है सिविल न्यायालय को, वह शक्तियां इस आयोग को प्राप्त होती है। इस आयोग का एक अध्यक्ष होता है जो कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, और उसके साथ 3 सदस्य होंगे जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। यह काफी महत्वपूर्ण होता है कि यह इस आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हम जान लेते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण के बारे में बताया गया है कि क्या क्या इनके अधिकार है। काफी महत्वपूर्ण है यह, मूलभूत अधिकारों के तहत यह आर्टिकल आता है। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और उसको प्रशासनिक अधिकार, उसका प्रशासन देखना, उसमें अपने प्रशासनिक कामों को करना, ये उनका अधिकार होता है। आयोग इस संबंध में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कमी या उल्लंघन के बारे में शिकायतों का निपटारा भी करता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि आयोग इसमें अगर कोई किसी प्रकार की यदि कमी आती है या किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो इसका भी निपटारा यह आयोग करता है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी भूमिका किस प्रकार की इसकी भूमिका होती है फ्रेंड्स? तो यह काफी महत्वपूर्ण है। इसकी भूमिका 3 प्रकार के हम देखते हैं। एक होती है सहायक की भूमिका हो जाती है इसकी, दूसरी भूमिका होती है इसकी सलाहकार की भूमिका हो जाती है, और तीसरी सिफारिश करने की भूमिका हो जाती है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है कि 3 प्रकार की इस आयोग की भूमिका होती है। पहली भूमिका कौन सी है? सहायक की भूमिका, दूसरी भूमिका सलाहकार की भूमिका, और तीसरी सिफारिश करने की भूमिका। यह शक्तियां इसे प्राप्त है। तो यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, तो इसे ध्यान रखना जरूरी है।
हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के तहत क्या क्या, जैसे ये अधिनियम क्या कहता है। 2004 में जो अधिनियम बना था, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी देखते हैं। तो इस अधिनियम के धारा 2 या क्लॉज के तहत अल्पसंख्यक वह है जिसे केंद्र सरकार द्वारा, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसे ओनली केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, यानी अधिसूचित किया जाता है ओनली केंद्र सरकार द्वारा। इसमें राज्यों का कोई भागीदारी नहीं होती, इसमें राज्यों का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। और इसके तहत जैसे कि 6 कम्युनिटी को इसमें इसके तहत रखा गया है, जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, फारसी और जैन, इन समुदायों को इसमें रखा गया है। ये काफी महत्वपूर्ण बात है। इसके निर्धारण में, अल्पसंख्यकों के निर्धारण में राज्य को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अब इसमें एक बात, 2002 में एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में। यह मामला था TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का जो मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके 2 पैमाने डिसाइड किए थे। ये 2 पैमाने क्या थे? तो एक पैमाना था जो राष्ट्रीय आधार पे, और दूसरा पैमाना था वो प्रांतीय आधार पर। तो भारतीय संविधान जो अभी का फिलहाल का जो सेंटर द्वारा ये तय किया जाता है कि अनुसूचित वर्ग में किसे किसे रखा जाए, तो यह केवल ये अपने जैसे कि स्टेट में हम देखते हैं कि स्टेट को ये किसी तरह का अधिकार नहीं देता है। लेकिन 2002 के जो सुनवाई की थी इस मामले में, जैसे TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके खिलाफ भी यह धारणा जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात हम देखते हैं कि राज्य स्तर पर बहुलवादी भी अल्पसंख्यक, हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि किसी राज्य में कोई, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुलवादी भी अल्पसंख्यक होते हैं। जैसे हिंदू, यहूदी धर्म के पालन करने वाले अनेक राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यक के रूप में है। लेकिन इन राज्यों में इन्हें अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थानों को स्थापन करना और वहां का प्रशासन चलाना इनको अलाउ नहीं है। तो इस वजह से भी यह काफी दुविधा में रहते हैं कि वहां इनको यह अधिकार मिलना चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है राज्यों के लिए। अब इसका हम देख लेते हैं हमारे भारतीय संविधान में इसका क्या प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350B, यहाँ पे अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है और उसकी परिभाषा नहीं दी गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीटी में भी अगर पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक आयोग की परिभाषा संविधान में की गई है, तो यह नहीं की गई, मात्र इसका शब्द का प्रयोग किया गया है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक के किसी भी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी इनको अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म इनको बनाए रखने का अधिकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह हम देखते हैं आर्टिकल 29 को, इसके तहत प्रदान किए गए अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है। यह भी महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म, भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करना यह उनका मूलभूत अधिकार हो जाता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो बात आती है आर्टिकल 350A के तहत क्या है कि उनकी प्राथमिक स्तर की जो मातृभाषा होती है उसके लिए अधिकार देता है। और आर्टिकल 350B अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी केवल भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो यह महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखना जरूरी है।
तो अभी हमने देखा कि यह इसके संवैधानिक प्रावधान है। फ्रेंड्स, हमें यह बात जानना जरूरी है कि हमें अब पहले ही बताया कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। यह हमें काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अतः इस संबंध में अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा को संविधान या किसी संसदीय कानून में शामिल किया जाना जरूरी हो गया है। तो अभी इसके ऊपर हम अमेंडमेंट करके इसको, इस परिभाषा को परिभाषित करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अभी ये समय की मांग भी है। तो यह काफी अहम मुद्दा हो जाता है। ऐसे राज्य जहां राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के रूप में हो, जहां अन्य अल्पसंख्यकों की पहचान को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। हमने अभी देखा कि बहुत सारे राज्यों में, जैसे कि हिंदू है या फिर यहूदी या और कोई है, तो अल्पसंख्यक होता है, उनको उसकी अल्पसंख्यकों की मान्यता, बहुसंख्यक ही गिना जाता है, लेकिन उनको अल्पसंख्यक की मान्यता देना जरूरी है। तो अभी यह कानून में परिवर्तन करना भी जरूरी है। इसी आप देखते हैं कि हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे डिसीजन देता है। तो आने वाला समय इस पे काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियो जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।